हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने कवि हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में आपको पढ़ाया था और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से उसको लर्न कर लिया होगा, अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो आज हम उन्हीं कविताओं के आत्म परिचय और एक गीत जो कविता है उसके बिल्कुल छोटे प्रश्न हम आप आज हल करेंगे। और ये परीक्षा में आते हैं, परीक्षा में ऑप्शन के रूप में आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं करेंगे, सीधा प्रश्न और इनका उत्तर लिखेंगे। मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखा है, इधर उत्तर लिखा है, लेकिन आप जब अपनी कॉपी में लिखो तो प्रश्न के नीचे ही उत्तर लिखना, आपने ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 30, लगभग 30-31 क्वेश्चन हैं। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में कई बार आए हैं, और इनका जो व्याख्या में डायरेक्ट इनका आंसर नहीं मिलता, मतलब घुमा फिरा के बात को जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं। तो आप इनको ध्यान से सुने, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, तो आपको एक दो बार देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे ये। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ। मैंने आपको बताया था 1907 में उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद, साथ में मैंने मृत्यु भी लिखी हुई यहाँ पे 2003 में मुंबई में। दूसरा है बच्चन जी किस परिवार से संबंधित थे। परिवार का मतलब क्या है, उनकी जाति क्या थी। कायस्थ परिवार से थे वो। कायस्थ जैसे श्रीवास्तव, मैंने आपको नाम बताया था उनका कि हरिवंश राय श्रीवास्तव। तो जो श्रीवास्तव होते हैं वो कायस्थ होते हैं, ये एक जाति होती है, अपने हरियाणा में तो है नहीं लेकिन ये उत्तर प्रदेश में होती है। तो ये कायस्थ जाति से हैं, अमिताभ बच्चन कायस्थ जाति से संबंध रखते हैं। प्रश्न 3 है बच्चन जी की शिक्षा कहाँ पर हुई है। तो शिक्षा के ये 3 अलग अलग पार्ट मैंने बनाए हैं। जैसे प्रारंभिक शिक्षा है उनकी काशी में हुई, और उसके बाद इनकी जो स्नातकोत्तर है यानी कि एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई, और पीएचडी उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। तो प्रारंभिक काशी से, स्नातकोत्तर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और पीएचडी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। प्रश्न नंबर 4 है बच्चन जी की कितनी शादियां हुई। ये कुछ बच्चन जी से संबंधित ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए और कहीं पे मिलेंगे नहीं आपको ये। तो कितनी शादी हुई थी, उनकी 2 शादी हुई थी। पहली शादी श्यामा से, उनकी पहली पत्नी का नाम श्यामा था, और दूसरी का नाम तेजी सूरी से उनकी शादी हुई थी, जो बाद में तेजी बच्चन कहलाई थी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 बच्चन जी किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए थे। मंत्रालय पूछा गया आपसे, हिंदी विशेषज्ञ के रूप में मंत्रालय हमने बताना है वो विदेश मंत्रालय था। ये लाल पेन से जो मैंने यहाँ पे इनके आंसरों को इंडिकेट किया है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य कब मनोनीत किया गया। राज्यसभा के सदस्य भी ये बने थे 1966 में, और हरियाणा इसलिए लिखा हुआ है मैंने, ध्यान से देखिए कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भी बना था। तो उसी साल ये राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए थे। आपको पता होगा कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उसको ये अधिकार है कि वह राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और वो जो जिनको मनोनीत करता है वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, कृषि, शिक्षा से, फिल्म जगत से, खेल जगत से। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो वैसे ही ये साहित्य से जुड़े हुए थे और इसलिए उनको राज्यसभा में स्थान दिया गया था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है भारत सरकार ने बच्चन जी को किस उपाधि से विभूषित किया था। पद्म भूषण से उपाधि से उनको विभूषित किया था। प्रश्न नंबर 8 है मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ था। मधुशाला जो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रसिद्ध रचना है, 1935 में उनका प्रकाशन हुआ था। साथ में फिर मैंने मधुबाला 1938 में और मधु कलश को भी इंडिकेट किया है यहाँ पे, आप ये देख ले। दोनों मधुबाला और मधुशाला 1938 में और मधुशाला 1935 में। प्रश्न नंबर 9 है बच्चन जी की आत्मकथा को कितने खंडों में लिखा गया है। 4 खंडों में लिखा गया। अगर आपने इनकी जीवन परिचय जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें ये चीज़ आती हैं, लेकिन फिर भी बार बार अगर हम इसको रिवाइज करते हैं तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं पक्के रूप से।
तो 4 खंडों में इनकी जो जीवनी है उनको लिखा गया है कवि के द्वारा। और नाम भी इसमें मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। कई बार क्वेश्चन को घुमा के दे देते हैं कि जैसे प्रश्न ये भी दे आ सकता है कि भाई क्या भूलूं क्या याद करूं, जो रचना है बच्चन जी की, वो किस विधा की है। तो विधा दे देंगे, बाकी आत्मकथा दे देंगे, उसमें कहानी है, संस्मरण है या नाटक है। तो क्या है वो उनकी आत्मकथा है। तो प्रश्न नंबर 10 है, बच्चन जी की कविताओं पर किस मध्यकालीन कवि का प्रभाव है। उमर खयाम का। ये मैंने आपको उसमें बताया हुआ है कि उमर खयाम से काफ़ी प्रभावित थे। उन्हीं की जो मस्ती और प्रेम की गीतों को, जो प्रेम को उन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया है। प्रश्न नंबर 11 है, बच्चन जी द्वारा रचित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है के काव्य संग्रह का नाम कौन सा है। किस काव्य संग्रह से ये गीत लिया गया। एक गीत जो कविता की दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये है निशा निमंत्रण। ये उनकी रचना है। जब आप उनकी रचनाओं में पढ़ेंगे एक बार तो ये आपको मिल जाएगी वहां पे। प्रश्न नंबर 12 है, मुझसे मिलने को कौन विकल। पंक्ति में कौन सा भाव है। भाई वो कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन सा भाव है। विहलता का। विहलता मतलब हताशा, दुख का है कि भाई मेरे से मिलने के लिए कौन तड़प रहा है जो मैं तेज गति से घर पे की तरफ चलूं। तो ये भाव बताना मैंने इसमें। प्रश्न नंबर 13 है, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। कवि यौवन का उन्माद लिए। कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। ये क्वेश्चन और यहां से बन जाता है कि उन्मादों में क्या छुपा हुआ उसके। भाई उन्मादों में क्या छुपा है, उसके दुख छुपे हुए हैं। ये व्याख्या में आ जाता है कि वो कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है। उसके रोदन में क्या है, उसके राग हैं, उसके गीत हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कवि की वाणी कैसी है। कहते हैं कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। तो वाणी कैसी उनकी, शीतल वाणी है। और शीतल वाणी में क्या है उनके, गुस्सा छुपा हुआ है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शीतल वाणी में आग, गुस्सा छुपा हुआ है मेरे उसके। प्रश्न नंबर 16 है, कवि स्वयं को दुनिया का क्या मानता है। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया दीवाना मानता है, एक प्रेमी मानता है। प्रश्न नंबर 17 है, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं। वैभव जोड़ते हैं। वैभव का मतलब धन दौलत या अर्थ, अर्थ भी कहा जा सकता है। अगर ऑप्शन में ये आ जाए तो आप इन पे टिक, इसलिए मैंने 3 लिखे हुए हैं कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वहां पे। प्रश्न नंबर 18 है कि कवि कैसे संसार को ठुकराता है। वैभवशाली संसार को ठुकराता है। जैसा संसार है वैसे उसको ठुकराता है। और संसार कैसा है, वैभवशाली है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19, कवि सुख दुख में कैसे रहता है। कवि सुख दुख में मस्त रहता है, सम रहता है, एक जैसा रहता है। ये तीनों भी का मतलब भी एक जैसा ही है। कहते हैं कि मैं सुख दुख में मस्त रहा करता हूं। आते हैं पंक्ति में आती है ये। उसके बाद है प्रश्न नंबर 20, भवसागर का अर्थ और अलंकार क्या है। एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि अर्थ क्या है इसका और अलंकार कौन सा है। तो भवसागर का अर्थ क्या है, संसार रूपी सागर। भवसागर का मतलब क्या, संसार रूपी सागर। और अलंकार क्या, जब रूप ही आ जाता है तो जाहिर सी बात है रूपक अलंकार होता है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, जब हम व्याख्या करते हैं और रूप ही आ जाता है तो उसको रूपक अलंकार होता है वहां पर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 21 है, स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है। वही है स्नेह सुरा में कि प्रेम रूपी शराब, रूपक अलंकार है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 22, कवि के फूट पड़ने को लोगों ने क्या समझा है। छंद बनाना या गीत बनाना। मैं फूट पड़ा, तुम समझे छंद बनाना। वो कहते हैं ना कि जब मैं फूट पड़ता हूँ, मेरा गुस्सा बाहर आता है तो लोग सोचते हैं कि इन्होंने गीत बना दिया। जबकि मैं गीत नहीं बना रहा, मेरा गुस्सा आया वो बाहर, मेरा दुख बाहर आता है और लोग उसको गीत समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, कवि ने संसार को कैसा माना है। कैसा माना है भाई, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। तो आंसर वहां पे है संसार कैसा है, अपूर्ण है।
यहाँ किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। उसके बाद है प्रश्न नंबर 24, कवि अपने कैसे संसार को लिए फिरता है? मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, ये बात आती है, तो सपनों का संसार है उसका। प्रश्न नंबर 25 है, नीड का क्या अर्थ होता है? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये पंक्ति आती है। तो नीड का मतलब क्या है? घोंसला। अगर मनुष्य के रूप में देखें तो घर भी आ जाता है। जैसे नीड का निर्माण, फिर उनका ये कविता है। तो जब उनकी पत्नी, पहली पत्नी थी श्यामा, वो गुजर जाती है और दूसरे तेजी सूरी से वो शादी करते हैं, तो तब उन्होंने ये कविता लिखी थी, मतलब दोबारा घर बसाना। तो नीड का निर्माण वैसे तो घोंसला होता है, लेकिन अगर मनुष्य के रूप में देखें तो उसका घर भी हो जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, कवि हृदय में क्या जलाकर दाह करता है? हृदय में क्या जलाकर दाह करता है? मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, मतलब अग्नि जलाता है वो अपने हृदय में, गुस्से की, विरह की अग्नि। प्रश्न नंबर 27 है, जब चिड़िया को अपने बच्चों की याद आती है तो उसके पर का मतलब क्या है? पंख किससे भर जाते हैं? चंचलता से भर जाते हैं, मतलब तेज गति से उड़ने लग जाती है वो। प्रश्न नंबर 28 है, मैं हूं किसके हित चंचल? यह प्रश्न कवि के पैरों को कैसा कर देता है? यह प्रश्न स्थिल करता पद को, ये पंक्ति आती है, स्थिल माने धीरे धीरे वो चलने लग जाता है। अगर इसमें भाव पूछ लिया जाए तो भाव क्या है उसका? निराशा का भाव है, विहलता का भाव है, दुख का भाव है, हताशा का भाव है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 29, सीखा ज्ञान भुलाना में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। देखो कई बार यह आया पेपर में। क्यों है विरोधाभास? क्योंकि एक उल्टे हैं एक चीज के, सीखे हुए ज्ञान को भुला रहा है। पहले वो सीखा, उसको बुलाया, तो एक दूसरे के अपोजिट है। सीखना भुलाना अपोजिट है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न नंबर 30, बच्चन जी किस भावना के कवि हैं? ये वैसे तो आसान है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। प्रेम और मस्ती के वो कवि हैं। और अंतिम क्वेश्चन है, बच्चन जी किस विभाग से संबंध रहे? संबद्ध रहे आकाशवाणी विभाग से। आकाशवाणी में भी क्या है? साहित्यिक कार्यक्रमों से वो संबंधित थे। एक पीछे मंत्रालय भी आया था, याद है आपको? अभी हमने पढ़ा। तो किस मंत्रालय से थे वो विदेश मंत्रालय से थे। ये रहे यहाँ पे था वो, मैं आपको बताऊं, विदेश मंत्रालय। तो ये मंत्रालय है और ये विभाग है, ये अलग अलग चीजें हैं। विभाग क्या? आकाशवाणी से वो साहित्यिक कार्यक्रमों से वो संबंधित रहे थे। तो प्यारे बच्चों, ये 31 क्वेश्चन जो मैंने लगे कि भाई ये आपको जरूर कर लेने चाहिए, ये हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन वो इतने आसान है कि आप उनका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो उनको कविता से ही। तो ये हैं जिनको एक दो बार आपको पढ़ने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, इनको इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको अच्छे से समझ के अपनी कॉपी में जरूर कर लेना, ये आज का होमवर्क है। तो एक बार फिर आप सभी को आपके अच्छे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।